तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि मान लो ये जो आपको टुकड़े दिए गए हैं, ये जो भी पार्ट्स हैं, इनको मर्ज करते हुए आपको एक इमेज बनानी, ठीक है। इस पे काम किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बैठेंगे 1-2 घंटा लगाएंगे तो शायद वो चीज़ आपके जहन में आई, ठीक है। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सोचो एक बार, एक पल के लिए सोचो कि जितने भी हमारे नियम हैं, कानून हैं, वो सभी समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। सोचिए क्या हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहीं से हमारी क्रिएटिविटी आती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। क्लोज एंडेड होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव, या हम बात करें ओपन एंडेड, तो वो ओपन एंडेड होने चाहिए। अब मान लीजिए जब आपसे पूछा जाता है कि भाई ला समाप्त हो जाएंगे, तो यहाँ इसके बाद व्यक्ति अपने अलग अलग आंसर देगा। अब वो समाज के लिए कितने लाभदायक है ये भी देखना जरूरी। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा समाज को नुकसान पहुंचे। तो क्रिएटिविटी में एक चीज और हमने जाननी है कि अगर हमारी सोसाइटी को उसका नुकसान हो रहा है तो वो क्रिएटिविटी का पार्ट नहीं हो। क्रिएटिविटी तभी होती है जब वो हमारी सोसाइटी को कोई ना कोई लाभ पहुंचाए। अगर कोई बेनिफिट सोसाइटी को है तो वो हमारी क्रिएटिविटी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गाड़ी बनाई, हमने एसी बना दिया, हमने देखो कितनी सारी चीजें इन्वेंट कर ली। मोबाइल फोन की बात करें, ट्रेन की, प्लेन की, किसी भी चीज की आप बात करिए, ये ह्यूमन के लिए वेलफेयर का काम कर रही है, उसके जीवन को सरल बना रही है, उसके लिए बड़ी लाभदायक है। लेकिन हमने जो बड़े बड़े वेपन बनाए हैं, उसके पीछे भी दूसरों को मारने का हमारा कारण नहीं है, उसके पीछे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का रीजन हमने दिया। अभी मान लीजिए, अगर मान लीजिए पुलिस भी आपको ये अलाउ करती है या प्रशासन अलाउ करता है कि आप अपना हथियार रख सकते हैं, वेपन रख सकते हैं, तो वो इसलिए नहीं देती है कि आप दूसरों को मारेंगे, वो इसलिए देती है कि सेल्फ डिफेंस के लिए आपको हम आर्म एक्ट के अनुसार ये लाइसेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि क्रिएटिविटी में हमेशा ही हमारे समाज की भलाई छिपी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं देंगे। आपको पता है, हमने अल्फ्रेड नोबेल की भी बात की थी। 6 एरियाज में नोबेल प्राइज दिया जाता है और उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए काम कर रहे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है कि भाई उसने, अभी मान लीजिए दो देश आपस में लड़ते हैं, एक युद्ध विराम, अभी ये काफी बवाल हुआ था कि ट्रम्प साहब नोबेल लेना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बार बार कह रहे हैं कि युद्ध मैंने रुकवाया। तो वो शांति के लिए नोबेल मिल सकता है। तो व्यक्ति यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सोसाइटी में यूज है तो ही क्रिएटिविटी का पार्ट है, यदि नहीं है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, इसमें हमने बात की थी कि जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फाइंड एज मैनी यूजेस, इनके बहुत सारे मल्टीपल यूज आपको बताने हैं। अब मल्टीपल यूज जब आप बताते हैं तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा किसका पार्ट है? क्रिएटिविटी का पार्ट है। अगर मान लीजिए टूथपिक के आप मल्टीपल यूज बताते हैं कि भाई मान लीजिए यूजुअल यूज तो क्या है, जो हम अपना यूज में खाना खाने के बाद उसको यूज कर लेते हैं या इस तरह से दांतों की सफाई के लिए। लेकिन इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं? ब्रिक का हम पूछे, नॉर्मली घर बनाने के लिए यूजुअल यूज तो घर बनाने के लिए होता है उसका। अब इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं? अब बहुत सारे कहते हैं जी इससे हम स्टॉपर बना सकते हैं, है ना, इससे हम हाइट प्राप्त कर सकते हैं, इस पे बैठ भी सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। या कुछ ये भी कहते हैं कि इसको फेंक के मारा जा सकता है। समझे ना, वो अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस मनोदशा के साथ आपको बता रहा है। लेकिन इस ब्रिक के मल्टीपल यूज हो सकते हैं, यानी बहुत सारे यूज हो सकते हैं। अब जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम बनता है, उसमें ये हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चों को रटने पर नहीं, समझने पर जोर देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पे हमारा पूरा जोर होना चाहिए और सृजनात्मक तरीके से बच्चा आगे बढ़े। अब देखो, एक चीज तो ये होती है कि हमने करिकुलम ऐसा बना दिया जिसमें वहां पर बच्चा क्रैमिंग कर रहा है, रोट लर्निंग चली हुई है, और एक ऐसा है जिसमें बच्चे में रोचकता है, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, जिसमें बच्चा अपनी तरफ से कुछ इनपुट दे रहा है। अगर अपनी तरफ से कुछ इनपुट लेके आएगा तो हम मानेंगे क्रिएटिविटी होगी, और एज इट इज उसी फॉर्म में बच्चा यदि उसको बतला रहा है तो फिर नहीं होगी। बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप पढ़िए, ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही तो है
कि जब बच्चा उसको अपने शब्दों में व्यक्त करे, अपने आप से बतलाना शुरू करे, अपने आप से उसमें कुछ इनपुट करे, तो वहां वो सृजनात्मकता की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे यहाँ पेपर क्लिप के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। पेपर क्लिप यूजुअली यूज तो क्या है, पेपर को होल्ड करने के लिए हम करते हैं, लेकिन कई बार बालों में भी लगा लेते हैं, कई बार और चीजों के लिए भी, है ना। मान लो आप किचन में यूज कर लेते हैं, कई बार खुद मेरे घर में कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, तो हमें फिक्स नहीं होना। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब हम मान लो किसी भी चीज के एक कार्य पे फिक्स हो जाते हैं ना, मेंटल फिक्सनेस, ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कम कर देती है। अगर मान लो हम फिक्स हो जाएं कि भाई इस मार्कर का काम सिर्फ यही है, स्क्रू ड्राइवर का काम यही है, रिमोट का काम यही है ना। इस बोतल में, अब देखो इस बोतल में क्या क्या यूज हो सकता था, आपने कहा कि सिर्फ पानी के लिए है, नहीं, इसमें आप लस्सी डाल लो, इसमें आप दूध डाल सकते हो, इसमें और चीजें डाल सकते हो, है ना। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप इसको फिक्स कर दोगे और मान लो कहीं ट्रेवल करना पड़ जाए तो बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ेगा आपको, तो मेंटल फिक्सनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। आगे बात करते हैं, यहाँ गिलफर्ड बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। गिलफर्ड का बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने ही कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट दिया था। अब दो तरह की थिंकिंग होती है हमारी, एक कन्वर्जेंट और दूसरी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट को इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिफाइंड रूल होते हैं और उसके बेस पे सिंगल सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम होती है और उसके मल्टीपल सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, राइट एज मैनी मीनिंग एज यू कैन फॉर द फॉलोइंग, इनके मीनिंग बताने हैं आपको। डक, एक बर्ड के बारे में तो सुना ही है, इसके अलावा क्रिकेट में भी होता है डक। तो यहां पर आपको इस तरह से मल्टीपल बताने हैं। अगर आप जितने ज्यादा बता सकते हैं तो वो आपकी किसका पार्ट होंगे, क्रिएटिविटी का पार्ट होंगे। समझे ना, कहां कहां पर हम इनका यूज करते हैं। आजकल तो एफएम पे बड़े चलते हैं ये इस तरह के शब्द। ठीक है, जैसे मान लीजिए हल्का, अभी मैं सुनता आ रहा था तो उसने कहा कि हल्का शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं, हल्का आदमी भी हो सकता है और हल्की सोच भी हो सकती है। अब हल्के आदमी से वेट की तरफ बात करें, हल्के आदमी सोच से क्या है, मतलब इतनी उच्च गुणवत्ता वाली, इतनी अच्छी क्वालिटी वाली उसकी थिंकिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब आगे जैसे वर्ड एसोसिएशन, सॉरी, इसमें हम बात करें, जैसे ये एक क्वेश्चन आया है, राइट एज मैनी मीनिंग एज यू कैन, सॉरी, इसमें आइडेंटिफाई द फोर्थ वर्ड। अब यहाँ पर तीन वर्ड दिए हैं, फोर्थ वर्ड आपको बताना है, तो एसोसिएट करें इनसे। ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, इस पे थोड़ा सा काम करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप में वो क्रिएटिविटी है या नहीं है। ठीक है, अब रेड है ब्लू कॉटेज, तो फोर्थ कौन सा होगा। एनोलॉजी आप करते हैं, रीजनिंग जब आप करते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है रेल रोड है गर्ल क्लास, तो यहां पर क्या आ सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड मेंटल इलनेस की। क्या क्रिएटिविटी और मेंटल इलनेस का आपस में कोई संबंध हो सकता है, नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी और मेंटल इलनेस का संबंध है। इनमें से एक आध का नाम तो आपने सुना होगा, और नहीं तो न्यूटन का नाम तो सुना ही है सबने, है ना। न्यूटन को तो सुना होगा सबने, फिजिक्स में कमाल के व्यक्ति हैं। अब आप सोचिए कि ये मेंटली हमारी तरह फिट नहीं थे। क्यों, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इनके साथ चलती है। देखो, कोई भी व्यक्ति जब रिसर्च एरिया में जाता है या समाज से हट के, लीग से हट के काम करता है, तो वो हमारे सामान्य दायरे से तो बाहर हो ही जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने नॉर्मल का क्राइटेरिया ये तय किया है, मान लो हमने नॉर्मल का क्या, ये वाला क्राइटेरिया तय किया है कि कोई व्यक्ति, मान लो ये हमारा नॉर्मल का है, अगर इससे हटके कोई भी काम करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, वो हमारा सामान्य से हट जाता है। अब न्यूटन की बात की जाए तो स्कूल कॉलेज में इतना खास नहीं कर पाया था। आप इनकी जब लाइफ स्केच को पढ़ेंगे, जीवन को पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे ये सेब इसको ऐसे थोड़ी मिली थी, कॉलेज से भी इसको भगा दिया था। एडिसन की जब आप बात करते हैं, एडिसन अपना एकेडमिक फेल्योर है, लेकिन कमाल के व्यक्ति हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पढ़ने लिखने में फेल हुए थे या उस समय की सोच से आगे थे।
ये एक क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये उस सोच से बहुत आगे थे। शायद सामान्य व्यक्ति जो पढ़ाने वाला था इनकी अप्रोच को समझ ही नहीं पा रहा था, और इसलिए लग रहा था कि ये उठपटांग बातें कर रहे हैं, इनकी बात सामान्य नहीं है। तो क्रिएटिविटी में हमने क्या बात की थी कि अनयूजुअल आइडियाज को एसोसिएट कर देना ही क्रिएटिविटी। सामान्य व्यक्ति जिसके लिए ये लगे कि इन दो चीजों में कोई जुड़ाव नहीं है, उन्हीं में वो जुड़ाव करके कुछ नई चीज प्रोड्यूस कर दे, वही क्रिएटिविटी। तो हेमिंगवे की बात करें हम, या बात करें यहाँ पर न्यूटन की बात करें, सुकमैन की बात करें, सब क्रिएटिव रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेंटली भी ये किसी ना किसी से सफर कर रहे। ठीक है, तो ये चीज हमें अभी, जैसे एडिसन की बात की जाती है, डिसलेक्सिया था उनको, लर्निंग डिसेबिलिटी, और स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पा रहा था वो बच्चा, वो इसलिए नहीं कर पा रहा था, उनको डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया वाला रूटीन वर्क को नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, आप उसको यदि पढ़ने के लिए कुछ देंगे वो नहीं पढ़ पाएगा। और जब वो मान लो किसी चीज को पढ़ के लिखेगा तो वो भी गलत लिखेगा, क्योंकि वहां रीडिंग में एरर होंगे तो राइटिंग में अपने आप एरर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्रिएटिविटी में बात की थी कि सोशियबिलिटी कम होती है इन व्यक्तियों में, ये ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लंबे समय तक अपनी लेबोरेटरी में काम करना है, उसके लिए यहाँ पे हम पाएंगे कि इन व्यक्तियों में उतनी ज्यादा सामाजिकता नहीं देखी जाती। फिर एंजाइटी का लेवल भी सामान्य की तुलना में ज्यादा है। अब एंजाइटी सामान्यतः किसी भी व्यक्ति का सामान्य गुण नहीं माना जाता। आप चिंता करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको सामान्य नहीं माना जाता। हम तो बात बात पे क्या कहते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, छोड़ो, क्यों चिंता कर रहे हो। और इवन हमारे लिटरेचर में भी ये सिखाया गया है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि चिंता क्यों करते हो, उन्होंने कहा व्यर्थ की चिंता। व्यर्थ की चिंता एंजाइटी होती है। तो हमारी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये हमारे लिए कई बार हेल्दी भी होती है अगर वो हमारे काम से संबंधित है। एक बच्चे को हमने होमवर्क दिया, बच्चे को काम करने की चिंता है, ये हेल्दी है। लेकिन वो अन्य चीजों में कि घर वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, या मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते, एक दिन मैं स्कूल से निकाला जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो ये बेकार की चिंता है। तो हेल्दी भी होती है ये और हमारी अनहेल्दी भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस भी हमारी, जो पॉजिटिव स्ट्रेस होती है उसको यू स्ट्रेस बोला जाता है ना, नेगेटिव होती है उसको डिस्ट्रेस बोला जाता है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि मेंटल इलनेस के साथ इसका पॉजिटिव कोरिलेशन आता है। देखो क्यों, क्योंकि अगर इन व्यक्तियों की पर्सनैलिटी को आप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं सामान्य से हट जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्रिएटिविटी क्या था। इट्स समथिंग न्यू, इट्स समथिंग यूनिक, डायनेमिक, ओरिजिनल। कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई मौलिक चीज देता है, कोई ऐसी चीज जो पहले से हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो हमने प्रोड्यूस करी है। और मान लो जो चीज आज हम बना के खुश हो रहे हैं, वो पहले अगर अमेरिका में इन्वेंट हुई है तो उसका कोई लाभ नहीं है अगर उन्होंने पेटेंट करा लिया। हमारी ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी उसको क्रिएटिविटी का नाम देंगे। अब इस तरह से आप देखिए, कोई भी जब इन्वेंटर होता है, वो कोई भी अपना रिसर्च करता है, चीजों को इन्वेंट करता है, तो वो पेटेंट करा लेता है। और बहुत सारे मॉडल और थ्योरीज भी उनके नाम पे देखे होंगे, रिसर्च भी उनके नाम पे देखे होंगे। ऐसा ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है किसकी, क्रिएटिव पर्सन की। क्रिएटिव पर्सन बड़ा प्राउड फील करते हैं जब वो किसी नई चीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आप देखिए न्यूटन लॉस, है ना, आप किसी भी व्यक्ति को पढ़िए, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने थॉमसन या और सभी का अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उनके नाम के साथ ही मिले। ये तो बहुत कम व्यक्ति आए थे, जैसे हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों की बात कही थी जिन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी पर किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं होना चाहिए, वो सोसाइटी में है तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, तो उसी के लिए उसी के नाम पे हो। आगे हम बात करते हैं इसमें, क्रिएटिविटी एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट एंड टू प्रेजेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट आर नोवेल एंड एप्रोप्रिएट। तो वो नई होनी चाहिए, जिसमें नयापन हो, वो उपयुक्त हो। अगर मान लो वो उपयुक्त ना हो, नयापन तो देखो बहुत सारी चीजों में हो सकता है ना। अभी जाके अपनी शर्ट को आप इधर उधर से काट, तो नयापन तो है इसमें, दिल्ली में कोई नहीं है ऐसा। लेकिन उपयुक्त भी तो हो। हाँ, अभी मान लो जैसे अभी आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपके लाइट पे खड़े हुए इस तरह से, जो जिन्होंने बहुत सारे कपड़े ऊट पटांग डाल रखे हैं, जो मेंटली इल है।
तो नयापन तो उनकी ड्रेस में भी है, लेकिन वो सामान्य नहीं है, मौसम के उपयुक्त अनुसार नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सोसाइटी के लिए उपयुक्त नहीं है। समझे? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं, डेफिनेशन में हमने बात की थी कि ये टोटली और पार्शली दोनों तरह से हो सकती है। अभी मान लो जैसे पहली बार मोबाइल बना वो टोटली नया था, फिर उसमें हमने चेंज करते रहे, वो पार्शली है। वो किसी भी चीज में, एसी पहले आते थे, बिजली की खपत भी ज्यादा थी, काफी बड़े भी होते थे, रेफ्रिजरेटर की बात करें वो भी काफी बड़े होते थे, तो टोटली नई चीज को इन्वेंट किया था हमने, रेफ्रिजरेटर जब बनाया। लेकिन उसके बाद हम उसको मॉडिफाई करते गए, तो ये हमारा कौन सा था? पार्शली आइडेंटिटी थी उसमें। पार्शली यानी उसमें फिर हम अपनी सुविधा अनुसार उसमें कस्टमाइज करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन समझ में आई? तो क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। क्रिएटिविटी किसकी पावर है? ह्यूमन माइंड की पावर है। और इसमें ये मत सोचना कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ मात्रा में क्रिएटिविटी जरूर मिलेगी, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसमें ये लेवल ज्यादा बड़ा होता है ना, उसको हम मानते हैं कि हाँ इसने कुछ समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट किया, इसने कुछ नया इन्वेंट किया। लेकिन डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए हम भी तो करते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर हम इसके वहां पर स्टेजेस पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं, हम कौन सी टाइप में आते हैं, और जो बड़े इन्वेंटर हैं वो किस टाइप में आते हैं। ठीक है, अब क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू कंटेंट्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशन एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कॉरिलेट। ठीक है, ये स्पीयरमैन ने दी थी, चार्ल्स स्पीयर 1931। सृजनात्मकता मानव मन की वो शक्ति है, या मानव मस्तिष्क की वो शक्ति है जो संबंधों को रूपांतरित करती है, यानी जो पहले से रिलेशंस थे उनको ट्रांसफॉर्म करती है और नई सामग्री का निर्माण करती है। ठीक है, नई चीज को क्या करती है? वो निर्मित कर देती है। इसलिए आप अपने चारों तरफ पाएंगे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का यदि कंट्रीब्यूशन हम देखें जिनका नाम है टॉरेंस। ठीक है, अब टॉरेंस का यहाँ क्रिएटिविटी में बहुत कंट्रीब्यूशन, इसको जरूर पढ़ के जाएं। इन्होंने अपना टेस्ट भी बनाया था जिसका नाम है टीटीसीटी, टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग वो क्रिएटिविटी के लिए है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई क्रिएटिविटी के लिए या क्रिएटिव व्यक्ति के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, यानी टू फाइंड थिंग्स और आइडियाज एंड क्लासिफाई डिस्क्रिमिनेट इन कैटेगरीज, ये आना चाहिए उसको, एंड टू टू सिंथेसाइज, उनको जोड़ना आना चाहिए, चीजों को क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना आता हो, और उनको नए सिरे से जोड़ना आता हो, वो हमारी क्या है? क्रिएटिविटी में शामिल हो। ठीक है, अब यदि कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति होगा वो चीजों का बारीकी से एनालिसिस करना भी जानता है, और नई तरीके से उनको सर्जन करना भी जानता है। आगे बात करते हैं यहाँ क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने जान लिए थे कि क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई यहाँ स्पीच, मैं ये नहीं कह सकता कि एक पर्टिकुलर डोमेन में ही ये देखी जाती है। यूनिवर्सल है, कहीं भी हो सकती है, और कोई एरिया भी फिक्स नहीं है इसका कि ये सिर्फ हमारा साइंस की फील्ड में ही होती है, मेडिसिन की फील्ड में ही होती है, नहीं, ये हर फील्ड में होती है। आप सिंपल भाषा में समझे, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए जो हम शॉर्टकट अपना रहे हैं या नई चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दरअसल वो क्रिएटिविटी की तरफ ही चले जाते हैं, है ना। लाइफ की स्मूथनिंग के लिए हम करते हैं ना बहुत सारे प्रयास, जैसे गर्मी लगती थी हमने एसी बना लिया, फिर रात को हमारा पढ़ने का काम करने का मन हुआ तो हमने लाइट बना ली। ठीक है, अगर मान लो आदमी ये नियम बना लेता कि नहीं भाई हमें सो ही जाना है, तो क्यों वो इतना प्रयास करता बल्ब बनाने का? है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर ये किसी ना किसी रूप में रही है। अब जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक चीजें नहीं थी, अभी देखो, फिर दोनों चीजें भी हमें समझनी है। दोनों चीजें कैसे? कि हमारा एनवायरमेंट भी हमें फोस्टर करता है, और हमारा हेरिडिटी भी फोस्टर करती है, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन भी फोस्टर करती है। जब तक हमारे पास फ्यूल की पूरे स्टोरेज थी, तब तक हमें कोई सुध नहीं थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने हैं, तब तक कोई ऐसा हमने सोचा ही नहीं। लेकिन अभी हमें शॉर्टेज लग रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए हैं सब। हाँ, नीड नीड है तो भी इन्वेंशन होता है। और कई बार हमें यह भी ध्यान रखना है, एक्सीडेंटल भी हो जाती है क्रिएटिविटी, है ना, एक्सीडेंटल भी हुई है। और कई बार हमारे हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज हमारी हेरिडिटी में चलती रहती है, तो वो भी हम जानेंगे कि भाई मान लो
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, वो ट्रेड्स उनमें थे, इसलिए वो चीजें वहां पर क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई हैं, अगर वो हमारी लाइफ में ना भी हो तो भी लाइफ इजी चल रही है हमारी। जैसे मान लो आपके घर पे सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें तो इन्वेंट हो ही रही है, अभी जितनी है उससे हम गुजारा कर सकते हैं। और एक भी नई चीज नहीं भी आती है तो भी लाइफ ऐसे ही चलेगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करने में लगे रहते हैं। हाँ जी, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब नीड नहीं है लेकिन फिर भी वो नई एक ड्रेस उतार देता है मार्केट में कि लो जी ये मैंने नया डिजाइन बना दिया, ये उसकी अपनी दिमाग की वो थी, किसी व्यक्ति कोई नीड नहीं थी। नीड तो आदिमानव की तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई सर्दी लगती होगी, कपड़े उसके पास नहीं थे, पत्ते वत्ते उसको लपेटने पड़ रहे थे, तो उसको कुछ ऐसी, फिर वो वहाँ, चलो भाई पशु थे, उनकी खाल त्वचा जो भी था वो उनसे सील रहे थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं सिल रहे थे क्योंकि ससुराल जाने वाला सिस्टम भी शुरू हुआ होगा उस समय, है ना, क्योंकि सोसाइटी का निर्माण वहीं से शुरू होता है। सोसाइटी बनने लगी, हमारी सोसाइटी बन रही है तो फिर वहां पे क्या होगा, रिलेशंस बनने लगे, सोसाइटी के नॉर्म्स बनने लगे, वहां पे ये सारे नियम हमने आज थोड़ी देखे हैं, ये धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में शामिल भी हुए हैं और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के चलन से बाहर भी हुए। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है, इनेट भी है, जन्मजात भी होती है क्रिएटिविटी, कुछ व्यक्ति जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, और ये हमारी एक्वायर्ड भी होती है। एक्वायर्ड कैसे, जिस प्रोसेस से मैंने उस चीज को प्राप्त किया है, अगर वही प्रक्रिया आप अपना ले, प्रोसेस आप अपना ले, तो आप भी उसको पा सकते हैं। तो ये एक्वायर्ड भी हो सकती है और क्या हो सकती है, हमारी इनेट भी हो सकती है। आगे बात करते हैं, यहाँ क्रिएटिविटी प्रोड्यूस समथिंग न्यू और नॉवल, यानी जो क्रिएटिविटी है वो नई चीज का उत्पादन करती है। अगर मान लो नई चीज का उत्पादन नहीं हुआ है तो क्रिएटिविटी भी हमारी नहीं मानी जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। फिर ओपन थिंकिंग होती है इसमें। ओपन थिंकिंग कौन सी होती है, जिसमें हम बाध्य नहीं है, हाँ बाध्य नहीं है कि आपको इस दायरे में ही सोचना है। देखो कई बार हम जब सोचते हैं तो उस सोचने में हम ये सोचते हैं हमारा रिलीजन इस पे क्या कहता है, हमारी सोसाइटी इस सोच को अलाउ करेगी या नहीं, या फिर मान लीजिए क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस आइडिया को क्लास में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या इसका प्रभाव लोगों पर क्या जाएगा, तो ऐसे में हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्रिएटिविटी रुक जाती है। क्लियर है ना। अब बहुत समय तक अगर हम बात करें, जो हमारा समुद्री यात्रा है उसको अच्छा नहीं माना जाता था, ये मानते थे अपराध है, समुद्र को देवता मानते थे हम, देवता मानते थे, तो उसके सीने पे चढ़ के इस तरह से पार करना उसको अपराध माना जाता था भारतीय संस्कृति में। तो फिर बाद में हमने ये रियलाइज किया कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये किया, इसलिए सीवी रमन ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया अपना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। अभी समुद्र के अंदर कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, और क्या क्या हमारे लिए और संसाधन हो सकते हैं, वो तभी तो पता चलेंगे जब हम उसकी गहराई को माप लेंगे, जब हम उसमें अपना समय बिताएंगे। अब समुद्र हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है, बहुत सारी चीजों में हमें खाद्य सामग्री भी वहां से प्राप्त हो रही है, बहुत सारे यदि आप कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वो वहां मछली पालन पे भी डिपेंड हैं और उनको अपने आहार का हिस्सा भी बनाते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे और खनिज भी वहां से मिल रहे हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हम बहुत सीमित कर देंगे अपनी सोच को तो क्रिएटिविटी कभी भी जन्म नहीं ले पाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, वाइड स्कोप है, यानी इसका कोई लिमिटेड ऐसा एरिया नहीं है, ये हमारे घर के दैनिक कार्यों से लेके और बड़ी बड़ी रचनाओं में जा सकता है। आगे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का अच्छा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, लेकिन एक लिमिट तक है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी के साथ इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी। एक आदर्श यानी एक एवरेज इंटेलिजेंस तक तो इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, उसके बाद ज्यादा नहीं देखा जाता। एक रिसर्च में आपको बताऊं, ये किया गया कि भाई जो ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति जिनका आईक्यू हमारा सामान्य या सामान्य से ज्यादा था, ये देखा गया कि ये क्रिएटिव भी है या नहीं। तो वहां पर उन्होंने पाया कि हाँ वो कुछ ना कुछ औसत बुद्धि स्तर रखते थे जो क्रिएटिव थे, लेकिन जो इंटेलिजेंट थे क्या इनमें क्रिएटिविटी भी है, तो पाया कि ऐसा आवश्यक नहीं है, जो इंटेलिजेंट थे उनमें क्रिएटिविटी होना आवश्यक बात नहीं है। ठीक है, फिर स्कूल अचीवमेंट का कोई ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि स्कूलिस्टिक अचीवमेंट हमारी क्रिएटिविटी का भी पार्ट है, नहीं। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो रैपिड लर्नर होते हैं,
हर चीज को उसी क्रम में बतलाना, उसी क्रम में याद करना उनके लिए इजी रहता है। जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चे 130 140 आईक्यू वाले हैं, जीनियस हैं या इस तरह से हैं। लेकिन क्रिएटिव और जीनियस, या हम बात करें क्रिएटिव और रैपिड लर्नर, इनमें डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति में और क्रिएटिव में फर्क होता है। वो चीजों को उसी रूप में करने के लिए अपने आप को उपयुक्त समझता है, जबकि वो चीजों को नए तरीके से करने के लिए अपने आप को उपयुक्त समझता है। अगर कोई व्यक्ति नए तरीके से किसी काम को करता है तो वो क्या है, क्रिएटिव है। और उसी क्रम में, इसलिए जब आप इंटेलिजेंस के टेस्ट देखोगे तो उसमें 10-10 डिजिट को बच्चा एक बार में रिपीट कर देता है। जो रिपीट, अभी मान लो मैं शब्द बोल रहा हूं, 2-4 पंक्तियों को बोलूंगा, उसी क्रम में वो प्रोड्यूस कर देता है। समझे ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, कभी आप रील्स वगैरह देखते हो, उसमें कुछ अभिनेता ऐसे हैं, एक्टर ऐसे, जो डायलॉग, लंबे से लंबे डायलॉग तो एक ही बार में बोल लेते हैं। कुछ के लिए एक एक प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस छिपी। हाँ जी, समझे? कोई ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो क्रिएटिव नई तरीके से करने से फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी क्या है, जिसमें एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज जरूर लाभ भी पहुंचाएगी, अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर। ठीक है? उसके मल्टीपल यूज जब आप सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करें, अभी दिल्ली में सबसे बड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्व किया जाए? तो अभी एफएम वाले तो अपना एक मुहिम चला रहे हैं कि भाई ठीक है, कारपूल करिए आप। चलो, ये तो एक बात हुई। इसके अलावा OD1 एक आया था हमारा, कारपूल वाला एक सिस्टम आया। तो दोनों, अब मैं ये नहीं कह सकता ये गलत है ये ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। लेकिन इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे रूल होने चाहिए। और रूल क्या होने चाहिए कि मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा अभी हम कर रहे हैं कि 50% वर्क फ्रॉम होम कराएंगे हम। तो वर्क फ्रॉम होम कराएंगे तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति कम बाहर निकलेंगे, कम बाहर निकलेंगे तो व्हीकल अपने आप कम हो जाएंगे। चलो, ये भी एक पैटर्न ठीक है उनका। तो इस तरह से हम जितनी भी डायरेक्शन में जाएंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हमने ये सोच के वर्क फ्रॉम होम किया था कि ट्रैफिक कम हो, और आदमी जो है वो रेस्टोरेंट में जाके बैठ रहे हैं और वहां से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि वहां पे इस तरह से, जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, उस समय कम से कम व्हीकल को अलाउ किया जाता था। ज्यादातर कौन व्यक्ति थे? या सरकारी कर्मचारी होते थे जिनकी ऑफिस ड्यूटी थी, या फिर डॉक्टर्स थे। ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, दैट प्रोड्यूस मेनी आइडियाज। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? दैट प्रोड्यूस मेनी आइडियाज और अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स उसमें दिए जाते हैं। ये मेजर एलिमेंट्स इन ओरिजिनल और क्रिएटिव। ठीक है? अब जो आपका साइंस की हम बात करते हैं या आपके विषय की बात करते हैं, उसमें ये बहुत जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट में तो बहुत जरूरी है कि बच्चों में, अभी हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में तो लेके ही नहीं जाते बच्चों को, लैब में लेके नहीं जाते हैं। क्लास में थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ाए जाते हैं, रिएक्शन वहां पे सारी क्या है, थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है। हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी बोर्ड पे, जबकि रियल में होना चाहिए एक्सपोजर कहाँ पे, लेबोरेटरी में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर यह कोई विचार या विकल्प पैदा करता है, मूल और रचनात्मक होता है यानी ओरिजिनल होता है उसका। कन्वर्जेंट कौन सी होती है? डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरी ऑफ ए सिंगल एस्टेब्लिश करेक्ट आंसर। का एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा और सभी उस पे सहमत भी होते हैं। उसके मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे, इसका क्या होगा, सिंगल सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2+2, यहाँ पर क्या 4, तो ये हमारा किसका पार्ट है यहाँ, कन्वर्जन। समझे? सभी इसमें क्या होंगे, एक सिंगल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। आपके पास क्या है, पहले से डिफाइंड रूल है, उन रूल के बेस पे आपको अपना एक सिंगल सॉल्यूशन देना है। अगर इस सॉल्यूशन से अलग कोई सॉल्यूशन आता है तो वो ठीक नहीं माना जाता है, वो आपका ठीक नहीं है। तो बच्चा जब शुरू में सीखता है, आप जब मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में आपने देखा होगा, अगर जो आंसर उसमें है उससे दाएं बाएं थोड़ा भी होता है तो वो क्या माना जाता है, गलत। तो वो हमारा किसका पार्ट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का। तो शुरुआत में बच्चे जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले से सेट फॉर्मूला बता दिया जाता है और उसके बेस पे वो क्वेश्चन करते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है?
अब आगे हम बात करते हैं सोशेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। यानी सोशेबिलिटी क्रिएटिविटी दोनों नेगेटिव कोरिलेशन बनाती हैं। नेगेटिव कोरिलेशन होता है किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना। अगर ये मान लो सोशेबिलिटी जितनी बढ़ेगी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्रिएटिविटी समय मांगती है, वो एक दिन में नहीं होती है। यहां तो एक बच्चा अगर मुझे साल में 5 बार मिल जाए तो मैं पूछ लेता हूं कौन सी क्लास में है, जबकि मुझे पता होना चाहिए कि ये बेकार क्वेश्चन है। मुझे याद रखना चाहिए कि ये बच्चा पिछले साल से इस क्लास में है, तो पास करने में 1 साल लगता है। तो क्रिएटिविटी में कितना समय लगेगा? अब 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, कई बार आदमी बूढ़ा भी हो जाता है। इंडियन सिनेमा में एक बड़ी अच्छी मूवी बनी थी, एक डॉक्टर की मौत, है ना? पंकज कपूर उसके हीरो रहे हैं, पुरानी मूवी है, आई थिंक 1991 में आई थी। तो पुरानी मूवी देखने का यह है कि पहले हमारे पास इस तरह की सोच नहीं थी। तो उस समय हम क्या करते थे, ज्यादातर नॉवल उठाते थे, ज्यादातर लाइफ के किस्से उठाते थे, किसी की जीवनी उठाते थे और उन पर बेस्ड मूवी बनाते थे। फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये इस पर आधारित जरूरी नहीं है। अब तो नए नए थिंक टैंक हैं। पहले तो एक एकाधिकार चलता था कि बड़े राइटर हैं उन्हीं की मूवी। अब तो वेब सीरीज में आप देखिए, जितनी गाली देंगे उतना हिट, जितनी गाली उतना हिट, है ना? तो आप सोचो। और ये हमारे वाले एरिया को और दिखा देते हैं, इसमें बाहुबल पाताल लोक देखी मैंने, है ना? तो उसमें आप सोचिए क्या है। तो अब तो सब व्यक्ति कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी वहां पे आप ऐड कर दीजिए, लोगों को पसंद भी आ रहा है। खैर ये उनके अपने टेस्ट हैं। तो एक डॉक्टर की मौत जो थी, उसमें एक व्यक्ति है जो संघर्षरत है किसी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, लेकिन वहां गवर्नमेंट से उसको परमिशन ही नहीं मिल रही है, उसके प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं मिल रही है, उसके रिसर्च को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ये इतना लाभदायक नहीं होगा रिसर्च, इससे बहुत सारी जोखिम हो सकती हैं। तो ऐसे में वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई ये मुझे काम ही नहीं करने दे रहे, और वो एक तरह से हार ही मान लेता है। लेकिन वो इस चीज को महसूस करता है कि सेम फील्ड में अमेरिका या किसी और कंट्री में कोई व्यक्ति वो काम कर रहा है, और वहां पर वो वैक्सीन डेवलप कर लेता है, और जब वो छपता है, उसका पब्लिश होता है, तो वो मर ही जाता है कि मेरे देश ने कभी मेरे इस महत्व को नहीं समझा। तो अब आप सोचिए, इसलिए यहां पर मैंने कहा है कि सोशेबिलिटी कम। उसमें उस डॉक्टर की मौत वाला देखेंगे तो उसमें वो व्यक्ति अपने परिवार से लड़ता है, समाज से लड़ता है। तो सामाजिक आदमी का तो ये गुण है ही नहीं, सोशेबिलिटी तो कम है उसमें। फिर वो ज्यादातर अकेला अपनी लैब में लगा रहता है, काम अपना ड्यूटी ऑफ की उसके बाद भी लगा रहता है उसमें। फिर यहाँ पे एंजाइटी का लेवल ज्यादा है। एंजाइटी का लेवल यानी स्वयं की चिंता है, अपने आप से वो चिंतित है इस चीज को करने के लिए। अभी आप देखिए क्रिकेट में बहुत सारे बैट्समैन मैंने ऐसे देखे हैं जो नए नए शॉट लेके आते हैं, नए नए उन्होंने ऐसे, और फिर दूसरे प्लेयर खेलते हैं उस पे। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एंजाइटी होती है, एंजाइटी यानी कुछ ना कुछ चिंता का लेवल है, इसीलिए वो उस, और चिंता इसलिए है ताकि वो उस काम में बना रहे। आगे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस एट चाइल्डहुड, बचपन में स्टार्ट हो जाती है। यूनिक पर्सनैलिटी की हमने बात की थी। यूनिक पर्सनैलिटी यानी ऐसे व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ऐसे व्यक्तियों की डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, ऐसे व्यक्तियों की बात करें मल्टीपल आइडियाज उनके पास होते हैं। हम बात करें एवरेज या एवरेज से ऊपर इंटेलिजेंस भी कई बार देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जी ये सारी क्या है उनकी करेक्टरिस्टिक्स है। वो इंडिपेंडेंट होके सोचते हैं, यूनिक सोचते हैं, और हटके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। एक होता है ना कि सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न में ये हमने लिमिट बना दी, इस लिमिट में रह के सोचना है। तो कई बार उस लिमिटेशन के साथ सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक 9 डॉट्स का यहाँ पे बहुत चलता है, ठीक है, साइकोलॉजी में, कि मैंने 9 डॉट्स दे दिए, इनको 4 स्ट्रेट लाइन में कट करना है आपको। काटिए इनको, 4 स्ट्रेट लाइन में काट दो, काटो, 4 स्ट्रेट लाइन खींचो, और ये 9 डॉट्स आपके कट जाने चाहिए। हाँ, कट दी ऑल डॉट्स इन 4 स्ट्रेट लाइन्स।
लेकिन इसमें एक कंडीशन और है मैम, आप अपना पेन ना उठाएं, और फिर भी अगर उठा भी ना भी उठाएं तो भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो आप ये कह रहे हैं इस तरह से काट देंगे, ठीक है, अभी, हाँ अभी अभी देखो कितने सारे हो गए आपके, है ना, तो 4 स्ट्रेट लाइन में। और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे। और आउट ऑफ द बॉक्स कैसे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऐसे घूमते रहे ये या इस तरह से, आप अभी आउट ऑफ द बॉक्स निकल ही नहीं रहे, आप 9 डॉट से बाहर नहीं जा रहे। और जैसे ही आप यहां 9 डॉट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो कर जाएंगे, तो ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। तो कई बार हमें सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, उससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, कुछ ऐसा यूनिक सोचना पड़ता है जो पहले से हमारे यूज में नहीं। चलो ये कर लिया, अब 3 डॉट्स में काटो, 3 में काटो अब। ऐसे नहीं, लेकिन वो उठ गया ना हमारा मार्कर, मार्कर भी नहीं उठना चाहिए। हाँ करो करो। तो ये चीजें, अब ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, घर कर लेना, हो जाए तो मुझे बताना, वरना इजी है। ऐसे ये थोड़ा सा आपको हटके सोचना है। तो अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति, अब जैसे यहाँ क्रिएटिव पर्सनैलिटी में बैरोन और हेरिंगटन ने क्या कहा है, ये सारी चीजें कि उनमें ये सारी क्वालिटी होती है, ये सारी क्वालिटी उनमें देखी जाती है, किसमें, क्रिएटिव पर्सन में। इनमें से कुछ यहाँ पे हम बताएं, कुछ की बात करें, जैसे हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल है इसलिए तो इतने समय तक लैब में है, इतने साल तक अपने प्रयोग में है, इतने साल तक वो काम कर पाया उस रूटीन के साथ। अभी हमें जॉब में है, आज मेरे ही घर पे मैं देख रहा था, जॉब में है, अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं टीचर्स को, बारिश आ गई बोले छुट्टी कर लें। अजीब आदमी हो, मतलब छोटे बच्चों की तरह आपका मन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, क्रिएटिव व्यक्ति जिसको कोई सैलरी नहीं है, जिसको अभी तक सोसाइटी में कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको फ्यूचर में वो चीज प्राप्त होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी जोश से लगा है, दिन रात लगा है, रात को आंख खुलती है तब भी काम करने लग जाता है, वहीं पे रेस्ट कर रहा है, वहीं पे खा रहा है। तो कहीं ना कहीं रिमार्केबल एनर्जी है। और जब हमने जीनियस लोगों की बात की थी, प्रतिभाशाली लोगों की, तो ये भी पाया था हमने कि वो कमिटमेंट में बहुत हाई होते हैं, अपने आप से किया गया प्रॉमिस वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ, एक यहाँ पे अट्रैक्शन टू कॉम्प्लेक्स। अब देखो कई बार क्या होता है, हमें इजी चीजें करनी पसंद होती हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्रिएटिव आदमी होगा, नहीं इसको मैं देखता हूं, मैं करता हूं, तो ये फिर यहाँ पे ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। ऐसा नहीं है कि किसी बंधन में, बाउंडेशन में रह के, नहीं, आप मुझे ऑटोनॉमी दीजिए, स्वायत्ता दीजिए, तब मैं उस काम को करके दिखा सकता। अगर मान लीजिए हम ऑटोनॉमी नहीं मिलती तो फिर हमें उस गाइडलाइन, उस डायरेक्शन में ही काम करना पड़ेगा, और उस गाइडलाइन डायरेक्शन के साथ काम करेंगे तो जैसे पीछे 9 डॉट्स का हाल हुआ ऐसे ही हो, घूमते रहेंगे उसी दायरे में। तो ऑटोनॉमी। आगे यहाँ पे इंट्यूशन, इंट्यूशन भी बहुत काम करता है। कई बार आप में भी ये चीज होती है, कोई आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में यूज किया होगा ना, मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि ऐसा होगा। इंट्यूशन हमारी जो एक तरह की जो अंतर्मन की जो हमारी फीलिंग्स हैं, इंटरनल फीलिंग्स हैं हमारी, अंतर्ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो अंतर्ज्ञान भी हमारे क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो होता है ना, सारा ज्ञान हमें बाहर से नहीं मिलता, हमारा इंट्यूशन भी होता है, अंतर ज्ञान भी होता है, सेल्फ नॉलेज भी है। आगे बात करते हैं एबिलिटी टू रिजोल्व प्रॉब्लम्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को, उन चीजों को समाधान करें। अकोमोडेशन बहुत अच्छा होता है इनका, अकोमोडेशन अच्छा है, इसलिए तो आप देखो, मान लो कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा आ जाती है तो वो दूसरी पर शिफ्ट कर जाते हैं, ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं होते हैं। मान लो मैं एक प्रॉब्लम है, उसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने सोचा, एग्जीक्यूट किया, उससे नहीं मुझे सॉल्यूशन मिला है, तो जल्दी से ये व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे आइडिया पर शिफ्ट हो जाते हैं, बजाय उसका अफसोस करने के, बजाय परेशान होने के। तो अकोमोडेशन भी अच्छा है इनका। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन। तो यहाँ पे कुछ तो हमने जान ली, कुछ और जान ले। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज एंड एक्सप्रेशन, गुड मेमोरी, इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है। मेमोरी अच्छी है तो आपने कभी ये सुना है कि एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे? ऐसा मानते हैं ना, हजारों बार उसने कोशिश की। अब हजारों बार में तो त्रुटि ये हो सकती है कि कोई रिपीट भी हो जाए, लेकिन अच्छी मेमोरी, और अच्छी मेमोरी इनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ये चीजों को लंबे समय तक रिटेन रखते हैं, उनको याद रखते हैं। आगे बात करें गुड जनरल नॉलेज, हाई डिग्री ऑफ अवेयरनेस, अवेयर होते हैं चीजों, जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है इनकी। आगे इन्वेस्टिगेटिव और क्यूरियस नेचर होता है, चीजों को खोजबीन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ व्यक्तियों, आपने नया मोबाइल लिया, आपके कोई फ्रेंड बैठे हैं, कोई पूछेगा अच्छा फोन है, कितने का लिया? इतने का, भाई मेरा 1 लाख का, 50,000 का, 20 जो भी है। कुछ व्यक्ति लेंगे और खोल के इनके फीचर चेक करने लग जाएंगे, सारा सब कुछ। ये इन्वेस्टिगेटिव नेचर है, ये हमारा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिएटिविटी किसी लैब में ही होगी, क्रिएटिव पर्सन सिर्फ लैब में ही मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे, या आपको किसी ऐसे साइंस की फील्ड में ही मिलेंगे, इंजीनियरिंग की फील्ड में मिलेंगे, नो, ये किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ फोरसाइट, दूर की सोचने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तभी जो चीजें आप देखो कितने साल पहले चीजें बनी थी, आज तक हमारी एग्जिस्ट हो रही हैं, और फ्यूचर की सोचते हैं। जैसे मैं बार बार सुनाता हूँ ना आइंस्टाइन का, कि आइंस्टाइन से पूछा था एक बार कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, दो हो चुके थे उनके सामने, और पूछ लिया यदि थर्ड होता है तो क्या होगा, उसने कहा कि थर्ड का मुझे नहीं पता है, मुझे फोर्थ का पता है। उसने कहा कि फोर्थ में, आपको थर्ड का पता नहीं, फोर्थ का कैसे पता है? उसने कहा कि फोर्थ के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने वेपन बना लिए हैं, एक दूसरे से शत्रुता बना ली है। अब आप देखो देशों के हाल क्या हुए पड़े हैं, इनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो क्या हो, मार देना। तो ये ठीक वैसे ही है, जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, 3 देशों के बड़े अधिकारी, या हम कहें सर्वोच्च नेता, ऐसे भगवान से मिले। एक रूस था, अमेरिका और इंग्लैंड, तो मिले, और भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं एक एक वरदान देता हूं, कोई एक वरदान मांग लो। तो पहले रूस की बारी आई, तो रूस ने कहा कि देखो जी, सब कुछ ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ वर्ल्ड मैप पे ये अमेरिका का मानचित्र, ये मैप ना हो, जो वर्ल्ड मैप बने उस पे अमेरिका ना हो। तो अब अमेरिका की बारी थी कि भाई आपको, बोला जी ऐसा है, मेरी भी कोई ज़्यादा बड़ी इच्छा नहीं है, बस जो वर्ल्ड मैप बने ना उस पर रसिया ना हो, तो रूस नहीं होना चाहिए, रसिया ना हो। अब वो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड आपको पता है चतुर देश है, तो उसके मुखिया से पूछा कि भाई आप बताइए, बोला जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, इन दोनों की पूरी कर दो बस। तो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितनी शत्रुता हमने पाल रखी है ना एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पे फिर एम्बिशियस नेचर है, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होते हैं। आगे फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है थॉट्स में, इनके कार्यों में, परसेप्शन में, है ना। फिर आगे यहाँ पे हम बात करें एबिलिटी टू लर्न, सीखने की हाँ क्षमता होती है, सीखते हैं, ऐसा नहीं है। एबिलिटी टू ट्रांसफर लर्निंग, और एक जगह सीखे हुए को दूसरी जगह ट्रांसफर भी करते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं तक रखते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं इसको। अगर मान लीजिए सपोज करो न्यूटन ने ये सीखा कि भाई ग्रेविटी सिर्फ एप्पल को खींच रही है, ऐसा नहीं है, ट्रांसफर भी किया उसने, हर ऊपर से गिरने वाली चीज नीचे आ रही है, उसने सारे नियम भी फिर अपने बताए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। एक सिचुएशन में सीखे गए कार्य को फिर दूसरे कार्यों पे जनरलाइज कर देना, या अट्रैक्शन टू अननोन एंड अनएक्सप्लेन। जो अभी तक जाना नहीं गया है उसको डिस्कवर करने में इनको मजा आता है, उसको करने में, उसको जानने में बड़ा मजा आता है। आगे बात करें प्राइड इन क्रिएशन, फिर गर्व भी महसूस करते हैं जब किसी चीज का इन्वेंशन करते हैं, हाई वैल्यूज होती हैं, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, रेस्टलेस होते हैं। अब रेस्टलेस यदि मैं बात करूं तो रेस्टलेस एक ऐसा ट्रेट है जो नॉर्मल आदमी का नहीं है। नॉर्मल आदमी यदि मान लो अगर हम ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, हिस्ट्री लेते हैं और वो ये एक शिकायत करता है कि जी बस आराम नहीं कर पाता हूं, रेस्टलेस रहता हूं, तो ये उसका एक अबनॉर्मल ट्रेट है और इसकी प्रॉपर दवाइयां दी जाएंगी और उसको रेस्ट में लाया जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति रेस्टी नहीं है, ये रेस्टलेस काम करते हैं। रेस्टलेस यानी 20-20 घंटे काम कर देते हैं, 10-10 15-15 घंटे काम कर देते हैं। एक तरह से स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्ति में भी यही सिम्टम्स हैं। वो भी हो सकता है कि 10 घंटे ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ बिना पलक झपकाए आपको देखता रहे, तो वो एक कंडीशन, वो एक स्टेट है। स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल इलनेस में बहुत एक सीवियर कंडीशन मानी जाती है, साइकोसिस की स्टेज है। तो उसी तरह से रेस्टलेस होना, हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। अब यहां पे कहा जाता है कि हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी नॉर्मल आदमी के लिए अच्छी नहीं होती है। हर चीज के लिए बड़ा सेंसिटिव है, आज पापा ने थोड़ा चिल्ला के बात कर ली, खाना नहीं खा रहा है, बताओ, है ना, ऑफिस में किसी ने डांट दिया, वहां खाना नहीं खा रहा है, सेंसिटिव है। थोड़ा सा गाड़ी को टच हो गया तो बताओ 2 दिन से परेशान है, उसके पास ही बैठा है। तो यहाँ पे लेकिन ये व्यक्ति सेंसिटिव है, और सेंसिटिव किस बात को लेके हैं कि जो चीजें व्यक्ति इग्नोर करके चला जाता है, ये वहीं पे रुकते हैं, उसके बारे में विचारते हैं और कुछ ना कुछ नया करने की ठानते हैं। अब जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी अपनी लाइफ तो जानी है, चाहे वो दे जाए कुछ भी समाज को, है ना। अब अगर हम बात करें आइंस्टाइन की, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, पर्सनल लाइफ में उनका डाइवोर्स हुआ था, उनकी वाइफ के साथ उनके आईपीआर इश्यूज। अब आप सोचिए, और जीवन को अगर आप उसके व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, यानी पर्सनल सोशल लाइफ को और उसकी पर्सनल लाइफ को, तो शायद वो इतने आपको पसंद ना आए, लेकिन उसके काम को यदि आप देखेंगे तो उससे महान व्यक्ति सदी का इतना बड़ा कोई वैज्ञानिक हुआ नहीं है। तो आदमी के यदि आप स्टडी करेंगे तो वो कई हिस्सों में बटा होता है। हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो लेकिन दोस्ती में इतने अच्छे ना हो सकता है कि आप काम करने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति हों लेकिन घर पे आपकी ना बनती हो। ये तमाम चीजें हमारी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। मुझे कहना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसमें बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हेड, उनका पर्सनल लाइफ में, जबकि दुनिया को ज्ञान बांटा जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए उसके आधार पे कि ये गलत है, वो ठीक है, ऐसा हुआ वैसा वो नहीं। सबकी व्यक्तिगत सोच अलग है। और क्यों है? क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी इंसान हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारा भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है, समझे ना। अभी मान लो बारिश हो जाए और हम चारों नीचे खड़े हों तो कौन भीगेगा? चारों भीगे। तो दुख सुख जब आएगा तो वो उसी तरह से मुझे भी छुएगा जैसे आपको छू, वो कड़वाहट मन में वैसे ही भरेगी जैसे आपके भरती है। भले ही हम उन चीजों को समझ ले लेकिन रहती तो है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी मान लो चोट लगी तो ये कौन कहता है कि आप तो मनोवैज्ञानिक, आपको तो क्या रोना होता है इसमें? नहीं, उतना ही ठेस पहुंचती है, उतना ही दुख होता है। सिर्फ इतना है, जिस तरह से एक मैथ वाले टीचर को मैथ अच्छा समझ आ जाता है, उनको हमारे व्यवहार के बारे में समझ आ जाता है कि हम इस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन चीजों को अपने आप से बिल्कुल नहीं कर सकता, या न्यूट्रल नहीं हो सकता कि उसको कुछ छुए ना, ऐसा नहीं हो सकता। चीजें छुएंगी, सारी चीजें उसको प्रभावित भी करेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उन परिस्थितियों में बना रहता है, व्यक्ति टूट जाता है।
समझे ना, डिफरेंस ये होता है। अभी मैथ वाले के लिए हम ऐसा पेपर सेट कर दें जो बहुत मुश्किल हो, तो वो भी फेल हो जाए तो वो हंसेगा बेचारा और हंसेगा इसलिए कि यार इतनी मेहनत की थी लेकिन नहीं सफल हो पाए, क्या करें पेपर। लेकिन उसको अफसोस इस बात का नहीं है कि भाई मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने मेहनत नहीं की या और कुछ हुआ, उसको अफसोस इस बात का है जो मैंने पढ़ा वो वैसा नहीं आया बस। ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखो हम कितने, अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आदमी है तो भी मैं कहता हूं कि कभी ना कभी हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएगी। जैसे कल हम जा रहे थे तो एक हमारा साथी, तो वो बड़ा रेस्टलेस काम करता है, तो वो सुबह उठ के और शाम सो ही जाता है, काम पे लगा रहता है। तो मैंने कहा कि देखो दो तरह के आदमी डिप्रेशन में जरूर आते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। एक जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है और एक जिन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि उसके बाद एकदम से वैक्यूम जो होता है, उस व्यक्ति की काम करने की 30 साल एक आदमी किसी काम को करता रहे, एक लाइफ को जीता रहे, उसके बाद सडन अगले दिन बोल दिया जाए कि अब कुछ नहीं करना, आप बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती। इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट बहुत सारे व्यक्तियों में डिप्रेशन, बहुत सारे व्यक्तियों में मेंटल इलनेस देखी, वो सर्कल समाप्त हो जाता है उसका। सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, अलग अलग शहरों से जॉब करने आते हैं, अलग अलग शहरों से मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करें यहां, कैपेसिटी टू कीप मेनी आइडियाज इन फोकस इन ए टाइम। एक समय पे अनेक आइडियाज को अपने फोकस में भी रखता है, ऐसा नहीं है कि एक ही आइडिया पड़ा है मेरे पास, अनेक आइडियाज को रखता है। हाई एनर्जी लेवल होता है। एनसीईआरटी में ये कहा है कि जो यहाँ प्रतिभाशाली यानी जो जीनियस व्यक्ति हैं, तो जीनियस व्यक्तियों में ये टीचर के अनुसार है और ये क्वेश्चन आ चुका है, उनमें हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट और हाई एबिलिटी होती है। ये तीन ट्रेट हैं। हाई एबिलिटी यानी उच्च क्षमताएं उनमें, हाई कमिटमेंट यानी वचनबद्धता, और एक तीसरा हमारा क्या है हाई क्रिएटिविटी, उच्च सृजनात्मकता। अब बात करते हैं यहां गिलफर्ड। देखो गिलफर्ड कौन है जिसने यहां पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का कंसेप्ट दिया। तो इन्होंने कुछ और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं क्रिएटिव पर्सन की। कॉन्शियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसके प्रति सचेत होते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ थिंकिंग, उसमें निरंतर चिंतनशील देखा जाता है, चिंतनशील होते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कमी नहीं पड़ती इनको, कई बार हमें पड़ जाती है। पेपर लिखा है कभी आपने? लिखा होगा तभी यहां तक पहुंचे हो। कभी कभी ऐसा भी आया दौर की पेपर लिखते लिखते रुक जाते हैं, शब्द ही समझ में नहीं आ रहा क्या लिखो, लिखना चाह रहे हैं और अंदर थॉट्स भी है लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रहा क्या लिखा जाए। लेकिन इनमें वो चीज की कमी नहीं होती है, ना थॉट्स की कमी है और ना ही वर्ड्स की कमी है, इसलिए फ्लुएंसी बनी रहती है। ठीक है। आगे बात करें यहां कंटिन्यूटी ऑफ एसोसिएशन, जोड़ पाते हैं चीजों को। चलो ये तो लिख दिया, इसके बाद क्या लिखें? तो एसोसिएट कर पाते हैं, दो चीजों में जोड़ भी पाते हैं, शब्दों को भी जोड़ पाते हैं, वाक्यों को भी, आइडियाज को भी। एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, और उनको व्यक्त भी कर पाते हैं, व्यक्त करने में भी निरंतरता देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये जो बात कही मैंने इससे अगली कुछ और ऐसी कह दूं जिसका कोई जुड़ाव ना हो। ठीक है। तो इन सब में निरंतरता देखी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, यानी चिंतन में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारा चिंतन एक जैसा नहीं होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार, डिमांड के अनुसार उसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा हमें। अगर नहीं हो पाते तो क्रिएटिविटी कैसे होगी? फिर आगे बात करें अकोमोडेशन, जल्दी से अपने आप को समायोजित करते हैं, ओरिजिनलिटी होती है, और रीडिफाइन भी करते हैं। रीडिफाइन, यदि मान लो कोई हम जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चले थे और नहीं मिला तो फिर से दोबारा से रीडिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और फिर से हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कहां पर कमियां हुई, रीचेक करना एक तरह से। समझे ना? अब इसमें प्रयास लगता है। मान लीजिए सपोज करें आपने छोटे बच्चों को देखा है, छोटे बच्चों में हमारे से ज्यादा पेशेंस। जैसे आप उनको ब्लॉक्स दे दो तो बच्चे ब्लॉक्स के एक के ऊपर एक रखना स्टार्ट करेंगे। अब बच्चे ने इतना ऊपर बना लिया, एक रखते ही गिर जाएगा।
अब गिरने के बाद वो रोएगा नहीं, अफसोस नहीं करेगा, फिर से लग जाएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर गिर जाएगा, और वो तब तक लगा रहता है जब तक कि उसको वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे आप गेम खेलते हैं और उसके बाद वो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश होता है। ये रीडिफाइन वही है कि मान लो उसको बार बार व्यक्ति दोहराता है, फिर से नए सिरे से नई तरीके से करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके सॉल्यूशन को पास के, और नहीं मिलता है तो फिर से वो उसमें दोबारा रिपीट करता है। हाँ जी, ये समझ आया। अब बात करते हैं टॉरेंस ने क्या कहा है। टॉरेंस ने 4 यहां पर करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं क्रिएटिविटी में। एक तो ओरिजिनलिटी मिलेगी, हाउ रेयर योर आइडियाज, कि कितना यूनिक है, कितना रेयर है। और दूसरा फ्लुएंसी, नंबर ऑफ आइडियाज कितने हैं आपके पास। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ मेनी कैटेगरीज यू सी, कितने आप श्रेणी उसमें देख रहे हैं, यानी टू शिफ्ट ऑन दी अदर आइडियाज, कितने, मान लीजिए अगर एक काम नहीं कर रहा दूसरे पे तीसरा। एलोबरेशन, अमाउंट ऑफ डिटेल्स, कितना डिटेल में आप उसको बता पाए, एक्सप्लेन, एलोबरेशन, कितना एलोबरेट कर पाए उसको, कितनी व्याख्या उस पर दे पाए, कितना चीजों से जोड़ पाए, दैनिक जीवन से कितना बता पाए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं आपको कह देता हूं, जैसे ये साइंस से है, कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, उस पर एक लेक्चर लो बस। आपको ये नहीं बताना वो लॉ क्या है, कैसे, क्या साइंस में क्या लिखा है, नहीं, डेली लाइफ में क्या यूज है, कैसे वो स्मूथ बनाता है, कहाँ कहाँ हम उसको अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं। तो यहाँ पर वो जितना भी एक्सप्लेन आप करेंगे, एलोबरेट करेंगे, वो भी क्रिएटिविटी का पार्ट है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी क्या है, रेफर्स टू द यूनिकनेस और नोवेल्टी ऑफ आइडियाज। फिर हमारा फ्लुएंसी क्या है, रेफर्स टू हाउ रैपिडली द पर्सन कम्स अप विद आइडियाज, कितनी जल्दी जल्दी उनको लेके आता है। एंड यहां पर ये साल्वाडोर डाली, यहां पर ये स्पेन से है, और ये अजीब से दिखने वाले व्यक्ति, इन्होंने 1500 पेंटिंग बना दी है, और सभी यूनिक हैं, बड़े जीनियस किस्म के या क्रिएटिव किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। फ्लुएंसी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फ्लुएंसी, Mozart produced more than 600 pieces of music. Mozart, शेक्सपियर की बात करें, wrote 154 sonnets। और ये शेक्सपियर ऐसे व्यक्ति रहे जिनको लोग दिन में गालियां देते थे, और रात को इन्हीं के जो प्ले होते थे, नाटक होते थे, वो देखने जाते थे थिएटर में पीछे के दरवाजे से, क्योंकि दिन में इतने बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति नाटक देख रहे हैं, वो भी शेक्सपियर जैसे व्यक्ति का, क्योंकि एक क्रांतिकारी बात करता। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और यहां पे हम देख रहे हैं साल्वाडोर को क्रिएटेड मोर देन 1500 पेंटिंग्स एज वेल एज स्कल्पचर, ड्राइंग, इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए लार्ज वेराइटी ऑफ आइडियाज, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे हों तभी तो हम क्या है, नए नए आइडियाज पे जा पाएंगे। एलोबरेशन क्या है, इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डेवलप एंड डिस्क्राइब एन आइडिया सच एज कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, है ना, हाइपोथेटिकल इवेंट्स। अपनी तरफ से चीजें नहीं लेते हम, चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे उसको, अब बात करते हैं डिफरेंशियल अप्रोचेस टू क्रिएटिविटी। कौन कौन सी अप्रोच है। एक अप्रोच तो हमारी 4 P's की आई, ये हमारे DSSB में क्वेश्चन पूछा। 4 P's की अप्रोच में यहाँ P इसमें कॉमन है। ठीक है, P हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो 4 P's की अप्रोच यहां पर क्या है, P फॉर पर्सन, और P, एक सेकंड P किसको, प्रोसेस को, थर्ड P प्रोडक्ट, और फोर्थ P किसको, प्रेस को। प्रेस मींस यहां पर क्या लेंगे, एनवायरमेंट को। ठीक है, ये एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं प्रेस। अब पर्सन, यहां पे देखो, ये हमारी 4 P's की अप्रोच कहती है कि पर्सन, प्रोसेस, प्रेस और प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और ये कहा जाता है कि हमारी क्रिएटिविटी 4 तरीके से डिफाइन की जा सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी व्यक्ति में होती है, पर्सन में होती है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है। वही सेम सिचुएशन मैंने इनको दी, सेम मुझे मिली थी, मैंने क्रिएटिविटी कर दिखाई, इन पे नहीं हुई। यानी अगर हम संसाधनों की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रिसोर्सिस की, तो सेम इनके पास थे, सेम मेरे पास। तो कौन क्रिएटिव हुआ, व्यक्ति, यानी उसके अपने ट्रेड्स हैं। तो यहां पर किसको इंपॉर्टेंट माना जाता है, व्यक्ति को।
कि उस व्यक्ति में वो सारी चीजें हैं, उस व्यक्ति में उन चीजों को नए सिरे से नए तरीके से करने का गुण मौजूद है, वो क्रिएटिव है। सभी व्यक्तियों को बराबर चीजें मिलने के बाद भी कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो ये किसका डिफरेंस था? उनकी पर्सनैलिटी का। आगे बात करें प्रोसेस। ये कहते हैं कि व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होता, पर्सन क्रिएटिव नहीं है, प्रोसेस क्रिएटिव होता है। उस प्रोसेस से यदि कोई भी व्यक्ति काम को करेगा तो क्रिएटिविटी होगी। मान लो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, अपना कहीं बुक से या कोई भी रेसिपी या इस तरह से अपना देख के और फॉलो करते हैं और अच्छी बना देते हैं वैसे ही। तो यहां पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां पर वो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट थी। यदि उस प्रक्रिया से आपने किया होता तो आप भी उस क्रिएटिविटी पे पहुंच जाए। समझे ना? तो ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो किसी चीज को बनाने के लिए 10 स्टेप लगते हैं, और मान लो ए ने भी ये 10 स्टेप फॉलो कर लिए और बी ने भी 10 स्टेप फॉलो कर लिए, तो यहां पर ये रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। अब आप कहोगे जी कैसे? तो जितनी भारत में गाड़ियां बन रही हैं ये सारी बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं, सारी वहीं से आ रही हैं या यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं? मोबाइल फोन की बात करें, सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है देशों की, टेक्नोलॉजी शेयर होती है, वरना कितना हमारा कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। समझे ना? तो हम एक देश दूसरे देश को क्या शेयर करता है? आइडियाज, टेक्नोलॉजी। और उसी प्रोसेस से उन्होंने उस चीज को किया था, उसी से हमने कर लिया। रेफ्रिजरेटर कैसे बनता है? ये भारत में थोड़ी बना था, लेकिन बना तो आज हम भी रहे हैं। एक आम मैकेनिक भी बना रहा है, सिर्फ किसको फॉलो कर रहा है? उस टेक्नोलॉजी, उस प्रोसेस को। तो इसने कहा कि कौन इंपॉर्टेंट है? व्यक्ति, जिसने पहली बार नई चीज को सर्जित कर दिया। कोई उससे पहले हिस्ट्री भी नहीं थी। राइट बंधुओं की मैंने बात की, धुआं उठता देखा और प्लेन बना दिया, सोचा भी नहीं था किसी व्यक्ति ने ऐसा होगा। लेकिन यहां पे प्रोसेस को इंपॉर्टेंट माना कि उस प्रक्रिया को यदि आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। इसने कहा कि नहीं, ना पर्सन इंपॉर्टेंट ना प्रोसेस, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बना क्या, उत्पाद क्या बना। मान लो हमने एक प्रोसेस को अपनाया, उसके बाद वो बेकार बना। मान लो हम देख के बना रहे थे कोई रेसिपी और वो बिल्कुल बेस्वाद बनी, तो फिर तो हर बार यूनिक नहीं होता है। आप यहां से कपड़ा ले जाओ, उठपटांग उसको काट दो, आप ये कहेंगे कि ये लो जी फैशन है। प्रोडक्ट उसका बना क्या, अंतिम उत्पाद क्या है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो वो क्रिएटिविटी का पार्ट भी नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? कई बार आप पेंटिंग देखते हैं, उसमें आड़ी तिरछी लाइनें दिखती हैं। कई बार हमें लगता है कि ये क्या बना दिया है यार, ये क्या कचरा है। आपने वेलकम मूवी देखी है? वेलकम में एक पेंटिंग वाला सीन आया था, देखा है ना? हाँ। तो अब आप सोचिए कि वो पेंटिंग क्रिएटिविटी नहीं है। कभी आप उसको उत्तम श्रेणी की आप ये मान ले, प्रोडक्ट क्या बना ये भी तो देखना है। वो प्रोडक्ट था। तो क्रिएटिविटी मीन्स समथिंग न्यू, नॉवल, अट्रैक्टिव, जो लोगों के जीवन को सुखद बना दे। तो इसमें प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है। अब हेयर स्टाइल के नाम पे मैं आपके कुछ भी आड़ी तिरछी कैची पर ऐसा बना दूं सारी दिल्ली आपको देखे, तो वो फैशन थोड़ी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रोडक्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी मान लो इस तरीके से ये भी काम करे, ये भी काम करे, और प्रोडक्ट उसका शून्य बेकार आए, तो हम उसको क्रिएटिविटी का पार्ट नहीं मानते। ठीक है। तीसरी यहां पे बात करते हैं एनवायरमेंट की। ये कहते हैं कि नहीं, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से क्रिएटिविटी होती है, जो इन्होंने शुरू में कहा कि हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन हमें बताएंगे कि उस चीज की आवश्यकता है या नहीं। भारत जैसे बड़े देश में, जहां अब तक ये माना जा रहा था कि भारत कुछ नहीं कर सकता, इसने यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना दी, क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन का कंट्री है, यहाँ के लोगों को ज्यादा जोखिम थी। यहाँ पे लोगों को घरों में रोकना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति तो यही कह रहे थे कि ये अफवाह है गवर्नमेंट की। तो हमें सोचें, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना?
तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये सब आपने सुना होगा। अब जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमें फोस्टर करता है कि हम उस चीज को वहां पे करें या ना करें। अभी मान लो एक कंट्री है, बहुत छोटी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वहां की कुल आबादी भी बहुत कम है, वहां कारपूल के लिए थोड़ी सुझाव मांगेंगे वो तो कहेंगे कि भाई पॉपुलेशन को बढ़ाओ जैसे तैसे ताकि हम बॉर्डर को सुरक्षित कर सकें। वो कनाडा ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को वहां आमंत्रित किया, बुलाया, आधा पंजाब वहां है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई भिंडी तोड़ रहा है, वहां वो सबको बॉर्डर पे रखा हुआ है जहां बर्फ वाला एरिया है, बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा उसका। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी जाती है वहां बुला के? अभी इंडिया में आ जाए कोई व्यक्ति तो उसको मोदी की जगह थोड़ी बैठा देंगे हम, यहाँ वाले व्यक्तियों को ही खाना नहीं मिल रहा है, समझे ना? ऐसा थोड़ी ना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में वो आ सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो यही वाले जॉब नहीं पा रहे, और ऊपर से पूछा जाता है कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्रेस एनवायरमेंट फोस्टर करता है हमें, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, आगे हमें क्या क्या पड़ सकता है, ये अभी से पता है हमें, आगे क्या क्या हमें और चीजें डेवलप करनी पड़ सकती। अभी जितना हमारा ये लैंड एरिया है इसके ऊपर हमें और परत बनानी होगी, फिर उस पर रहेंगे, फिर उस पर बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना, तो बहुत सारी आबादी मिलेगी। अभी सेंसस आ जाएंगे आपके 1-2 साल में पब्लिश होके, तो ये मत मानिए 150 करोड़ है, कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगी। भारत इस मामले में पीछे बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो ये चीज हमें रियलाइज, तो एनवायरमेंट हमारा अलाउ करता है। अब स्कूल में कैसे, कुछ मानते हैं बच्चों में ही क्रिएटिविटी होती है, कुछ मानते नहीं प्रोसेस में, तो टीचर प्रोसेस पे ध्यान दे। फिर कुछ कहते हैं प्रोसेस को छोड़े, प्रोडक्ट पे ध्यान दें कि बच्चा अंतिम प्रोडक्ट क्या, उत्पाद क्या लेके आया। अभी सपोज करें एडिसन ने बहुत सारे वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट किए, हर बार कुछ ना कुछ नया बना होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट काम का था नहीं ना, तो इसलिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता। जब वो उत्पाद हमारे काम का होगा, प्रोडक्ट काम का होगा, तभी उसको, ठीक है। और उसी तरह से हमारा एनवायरमेंट, कैलकुलेटर किसने बनाया था, नहीं याद है? पास्कल वगैरह कुछ ऐसा सुना है? तो ऐसा मानते हैं कि उनके जो फादर थे वो मुनीमगिरी का काम करते थे और उसको भी घंटों तक बैठाए रखते थे अपने पास। बच्चे का बचपन छीन रहे थे एक तरह से, कैलकुलेशन में लगा लेते, स्कूल से आता बैठ मेरे पास हिसाब किताब करवा। अब उसको इस बात की बड़ी परेशानी थी कि यार मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालूं ना कि जिससे ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब वो एनवायरनमेंट था जो उसको बार बार प्रेशराइज कर रहा था, उसने, उस आदमी ने फिर ऐसी चीज डेवलप करके दी कि लो पिताजी आपका ये मैंने तैयार कर दिया, इस पे हाथ मारो, कैलकुलेशन करो, मैं खेलने जा रहा हूं। यानी कहने का भाव है मेरा कि उस व्यक्ति को वो एनवायरनमेंट बार बार ऐसा कर रहा कि जिसकी वजह से वो ये करने के लिए तैयार, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर्सन अप्रोच समझ में आई। द पर्सन अप्रोच टू क्रिएटिविटी फोकस ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द पर्सन, उस पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे हम बात करें इसकी प्रोसेस अप्रोच, क्या रेफर्स टू द मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म पे फोकस करती है कि उस प्रक्रिया पे फोकस करती है विच creativity occurs. Product approach to creativity puts emphasis on the final creative product. फाइनल क्या रहा, समझे ना? अभी ऐसे जैसे मीम, आपके कुछ मीम देखता हूं मैं, तो उसमें होता है कि आदमी है ना बड़े संजीदगी से लगा हुआ है कि कुछ करेगा कुछ करेगा, लग रहा है जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका काम करने का तरीका है, और लास्ट में जब प्रोडक्ट देखते हैं तो बड़ा फनी होता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो अच्छा होना। प्रेस अप्रोच फोकस ऑन द सिचुएशन और कंटेक्स्ट इन विच द क्रिएटिव पर्सन एंड क्रिएटिव प्रोसेस ऑपरेट, सिचुएशन पे डिपेंड, जी समझे? तो ये चारों अप्रोच हमें ध्यान रखनी है।
अब ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, एक सॉरी आगे और करेंगे। अब 4 C's, एक सी का कंसेप्ट भी है 4 C। 4 C में एक क्या होगा, हमारा कूफमैन ने दिया था ये, ठीक है, मिनी सी, लिटिल सी, प्रो सी एंड बिग सी। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो मिनी सी है, रेफर्स टू द नोवेल और पर्सनली मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। वो हमारे लिए होती है, जैसे दोस्त नहीं आपस में मैसेज भेज देते, दूसरा उसको रीड कर ही नहीं सकता, कर भी लेगा तो कोई लाभ उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो कोड में है, वो अपने आप में ही इंटरप्रेट होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली। लिटिल सी क्या है, क्रिएटिव। लिटिल सी रेफर्स टू द एवरीडे क्रिएटिव एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल हु आर नॉट पर्टिकुलरली एक्सपर्ट इन ए सिचुएशन। तो वो एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में उसको सरल बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इजी बनाने के लिए। जैसे मान लो गुड मॉर्निंग का एक बार में मल्टीपल सेलेक्ट किया और भेज दिया, ठीक है, हाँ वो कर लेते हैं, वो इजी बनाने के लिए। आजकल मान लो अपना इनविटेशन कार्ड भी देना है तो वो ऑनलाइन ही चैट जीपीटी से प्रिंट करते हैं। अब कोई नहीं जा रहा वहाँ, चैट जीपीटी से प्रिंट किया, चैट जीपीटी से प्रिंट करके डाउनलोड करके और उसी को मल्टीपल आदमियों को भेज दिया कि आ जाना भाई, देख लेना आपका टाइम हो तो, ठीक है। और उसमें अब तो लिखने भी लगे हैं कि ना टाइम हो तो रहने भी दो, ठीक है, दूर से आशीर्वाद दे दो, ठीक है। प्रो सी में क्या है, प्रो सी क्रिएटिविटी एसोसिएटेड विद द, जबकि ये जो हमारे फंक्शन थे इसमें हमारी सोशल और इमोशनल शेयरिंग होती थी और कुछ भी नहीं था। हम लोगों को इसलिए बुलाते थे कि मैं खुश हूं, आइए मेरी खुशी में शामिल होएं, मैं परेशान हूं, आइए मेरे दुख में आप भी बैठे। लेकिन अब तो लोग पहले ही कहने लगते हैं कि सोसाइटी से हमें क्या मतलब। और जो आदमी ये कहता है कि हमें सोसाइटी से क्या मतलब, लिख लीजिए, सोसाइटी को भी उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है सोसाइटी। सोसाइटी एक अपने आप में कंप्लीट, मैं कहूंगा कि एक ऐसा ग्रुप है जो व्यक्ति की हीलिंग का भी काम करता है, उसको बनाने का और बिगाड़ने का काम करता है। बनाने का कैसे, अगर आप उसके मापदंडों के अनुसार चलेंगे तो आपको एक ऐसी सिक्योरिटी और एक ऐसी पहचान दे देगा, आप याद रखें। और यदि आपने उसके मापदंडों को तोड़ा और उसके अगेंस्ट आप हुए तो आपको गवर्नमेंट से लड़ा जा सकता है, समाज से नहीं, ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ तो केस कर देगा, समाज के खिलाफ कैसे करे, क्योंकि समाज की अपनी सोच होती है, अलिखित होता है, अनरिटन फॉर्म में होता है सब कुछ, अनरिटन फॉर्म में। अभी मैं आया, एक बहुत बुरा एक्सीडेंट, बहुत बुरी तरह से, शायद ना भी बचे हो, मैंने वहां देखा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भी लगी है और व्यक्ति भी लगे हुए हैं, ये सोसाइटी है, हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन सब अपने स्तर पे जैसा वो कर सकते हैं कर रहे हैं। ना कोई जान पहचान है उनकी, जान पहचान भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देखिए किस तरह से, और हम ये कहते हैं कि सोसाइटी क्या कर रही है हमारे लिए। अरे विषम परिस्थितियों में ये सोसाइटी है जो आपकी मदद कर रही है। मैंने देखा, पीछे आपने एक नोएडा का एक केस सुना होगा ना, एक लड़के की गाड़ी गिर गई थी पानी में, और वहां पे एक व्यक्ति, तो मेरे ख्याल से ये अपना ब्लिंकिट में काम करता था या स्विगी में या कुछ ऐसे, वो पानी में गया है। भले ही उसको नहीं बचाया, रेस्क्यू नहीं कर पाया, लेकिन आप सोचिए, तो सोसाइटी कहीं ना कहीं जब हमें नीड पड़ती है किसी ना किसी रूप में हेल्प करने भी आती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्रिएटिविटी एसोसिएटेड विद क्रिएटिव एक्ट्स, प्रोफेशनल, ये प्रो सी है। इसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी एसोसिएटेड विद द क्रिएटिव एक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल्स और अदर पीपल हु एक्सपर्ट, ठीक है। मतलब जो हमारा सी टाइप है उसमें प्रोफेशनल्स आते हैं, उसमें एक्सपर्ट आते हैं जो क्रिएटिविटी करते हैं। और यहाँ पर बिग सी है, यहाँ पे क्रिएटिविटी दैट बिग ब्रिंग्स अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन ए डोमेन, किसी एक विशेष क्षेत्र में क्रांति ला दें। जैसे दूर संचार के एरिया में मोबाइल ने क्रांति ला दी थी, समझे ना। प्रोफेशनली तो हम देखो, कुछ व्यक्ति होते हैं जो डे टू डे लाइफ में सिर्फ ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं जिसको म्यूचुअली कोई व्यक्ति समझ पाए, है ना, यारी दोस्ती में या परिवार में हम कर लेते हैं। फिर हमने बात की थोड़ा लाइफ को इजी बनाने के लिए भी हम थोड़ा यूज करते हैं। फिर हमने बात की कुछ ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे या एक्सपर्ट होते हैं जो उस काम को करते हैं, कुछ ऐसे। फिर यहाँ हमने बात की है बिग सी की, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो एक विशेष क्षेत्र में क्रांति ला दें, तो वो इसमें शामिल होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिविटी में, हाँ जी ये समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी की थ्योरीज में
एक थ्योरीज हमारी चलती है साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड ने। तो फ्रॉइड साहब का ये मानना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसी से सृजनात्मकता आती है। और अनकॉन्शियस माइंड कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसके बारे में हम फुल्ली अवेयर नहीं है। उस माइंड में हमारे वो सारी चीजें स्टोर हैं जिसको हम दैनिक जीवन में दबा देते हैं या छुपा लेते हैं, जिनको कर पाना संभव नहीं। वो अनकॉन्शियस में जाने के बाद समाप्त नहीं होती और किसी ना किसी रूप में बाहर आती है, और वो उस रूप में बाहर आना कई बार क्रिएटिविटी को जन्म देती। सब्लिमिनल, यहाँ पे एक कंसेप्ट सब्लिमिनल, ये क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमिनल या सब्लिमेशन के बारे में सुना होगा आपने, उद्दतीकरण। सब्लिमेशन में हम ये कह सकते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है व्यक्ति का। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, एक व्यक्ति था, उसका ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें बनाने लगा और कहते हैं वो बहुत बड़ा पेंटर बना। सब्लिमेट कर रहा है। तो एक आदमी अपने आप को हटा के किसी और एरिया में लगाता है और वहां पे बहुत प्रोडक्टिव कर देता है। दरअसल वो सप्रेशन तो किसी और चीज का है, वो डिफेंस तो किसी और चीज का है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जब आप पढ़ेंगे साइकोएनालिटिक अप्रोच ऑफ फ्रॉइड व्यूज क्रिएटिविटी एज सब्लिमेशन ऑफ ड्राइव्स और विशेस फुलफिलमेंट, इट इज डिस्कस्ड इन द, क्योंकि वो उसको ऐसे करके फुलफिल कर रहा है बस अपना। यहाँ पे इट इज डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ डे ड्रीम्स एंड प्ले। तो डे ड्रीमिंग करते हैं ना, जैसे आप करते हो, जैसे मान लो भाई जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ऐसे जाऊंगी ऐसे जाऊंगा, है ना, अपना गाड़ी वाड़ी लेके चश्मे लगा के और पर्स या जो भी है ना। तो ये डे ड्रीमिंग से भी कई बार हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, कल्पनाएं करके अपने आप को शांत कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज वास्तव में तो प्राप्त होनी नहीं है। तो उसमें आप कटरीना के साथ डेट पे जाओ या किसी के साथ जाओ, उसमें क्या है, सोचने में कोई जोर थोड़ी पड़ता है। तो यहाँ पे डे ड्रीमिंग, और ये पूछा जाता है कि ये इसमें डिफेंस कौन सा है हमारा। आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड अनकॉन्शियस प्रोसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिविटी। अनकॉन्शियस माइंड रोल प्ले करता है, एंड ही हाईलाइट्स द डिफेंस मैकेनिज्म पर्टिकुलरली सब्लिमेशन विच लीड्स टू क्रिएट एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बिहेवियरिस्टिक कंसेप्ट ये कहता है कि जिन चीजों के प्रति आपको रिवार्ड दिया जाता है उस फील्ड में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर behavioristic approach of creativity focus on forming new or novel connection and association between stimulus and response। ठीक है, फिर आगे हमारे जो कॉग्निटिव वाले हैं वो इनसाइट थ्योरी को मानते हैं। इन्वेस्टमेंट थ्योरी यहाँ पे मल्टीपल आइडियाज को इन्वेस्ट करने पर जोर देती है, अकॉर्डिंग टू विच क्रिएटिव इंडिविजुअल हैव एन एक्सेप्शनल एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन आइडियाज। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ थ्रेशोल्ड थ्योरी कहती है हमारी कि थ्रेशोल्ड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड होती है दहलीज। जैसे मान लो इससे इस तरफ गया तो मैं नीचे, इस तरफ हूं तो मैं ऊपर। ठीक है, ये दहलीज है एक तरह से। तो थ्रेशोल्ड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, द आइडिया दैट ए मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी। एक मिनिमम लेवल चाहिए, अगर वो लेवल नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी। हालांकि ये एक्सेप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। जब हम पढ़ते हैं ना कुछ ऐसे, एक जैसे एक रिटार्डेड व्यक्ति थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी बीथोवन, जैसे आपने देखा होगा ना, ब्लाइंड थे और म्यूजिक प्ले कर देते थे। बीथोवन दिखाई नहीं देता था लेकिन गजब की धुन बजाते थे। उसी तरह से एक रिटार्डेड व्यक्ति थे, मेंटली रिटार्डेड, जिन्होंने बहुत अच्छा वहां म्यूजिक कंपोज किया था। अब आप सोचें कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये एक्सेप्शनल है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि रिटार्डेड व्यक्ति क्रिएटिव काम करे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसने कहा कि एक थ्रेशोल्ड थ्योरी ये बताती है कि इंटेलिजेंस, देखो इंटेलिजेंस की एक दहली सीमा होनी चाहिए। ये इस लेवल पे होगी तो क्रिएटिविटी आदमी में दिखेगी, और ये इससे कम है तो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। अब आगे हम बात करें थ्री रिंग, रेंजुली का मॉडल है थ्री रिंग मॉडल। थ्री रिंग मॉडल ये कहता है, थ्री रिंग थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस मॉडल, ये किसका है? रेंजुली का है। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं उसने। तीन चीजें कौन कौन सी है यहाँ पे, कौन कौन सी है? इंटरेक्शन बिटवीन क्रिएटिविटी, आईक्यू एंड टास्क कमिटमेंट, वही बात है। ठीक है, रेंजुली का मॉडल है ये हमारा थ्री रिंग मॉडल। अब ये एक क्वेश्चन आया है इस, ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, हाँ जी अनिला, श्रेया, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी। ठीक है, अपसारी। फिर ये आपको मैंने बताया भी था कि देखो अगर मान लो इस तरह से, ये जो हमारा थिंकिंग है ना इस तरह से, ये कौन सी है? ये डाइवर्जेंट है ना। और यदि मान लो हम इस तरह से करें, ठीक है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये कन्वर्जेंट। जब हम मल्टीपल यहां रूल्स के बेस पे एक सिंगल सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो ये हमारा कन्वर्जेंट है। और एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन मल्टीपल डायरेक्शन में हम सोच पा रहे हैं, वो डाइवर्जेंट। फिर यहाँ पे 4 स्टेजेस की बात करेंगे हम। हमारी क्रिएटिविटी में 4 स्टेजेस चलती हैं। कौन कौन सी? प्रिपरेशन। भाई कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? तैयारी। तो इसमें भी क्या करता है? पहले व्यक्ति प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन में क्या होगा यहाँ पे? ये ऑब्जर्वेशनल मोड होता है ना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है। जैसे मान लो प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी लेवल क्या है उसका, प्रॉब्लम सॉल्वेबल है अनसॉल्वेबल है, कौन से रिसोर्सेज इसमें चाहिएंगे, ठीक है, वो अवेलेबल है या नहीं है, पहले कौन सी फाइंडिंग्स इसके बारे में हुई है, पहले क्या रिसर्च इस एरिया में हुआ है, किन व्यक्तियों से मिलना सहूलियत होगा, वो सारी ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई रेसिपी बनाने वाले, आज कोई क्रिएटिव रेसिपी खिलाएंगे, एक यूनिक कोई नई, आप कहते हैं आज कुछ मैं नया बनाने वाला हूं, तो सबसे पहले उस चीज का जो भी मटेरियल है वो तो आप लेंगे ना, समझे ना। तो वो सारा चीज हमारा किस में आएगा? प्रिपरेशन या ऑब्जर्वेशन मेड में। इसके बाद हमारी सेकंड स्टेज क्या आती है कि व्यक्ति प्रिपरेशन के बाद उस काम को करना शुरू करता है, लेकिन उस काम को शुरू करने के बाद जैसा वो चाह रहा था वो तो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति में इंक्यूबेशन आ जाता है। इंक्यूबेशन होता है, इसमें व्यक्ति कॉन्शियसली तो काम को छोड़ देता है लेकिन अनकॉन्शियसली उसमें बिजी रहता है, उलझा रहता है। लाइक मान लीजिए घर पे आप अभी कोई एक न्यूमेरिकल कर रहे थे और वो नहीं सोल्व हुआ आपसे, और वो सम भी छोटे बच्चे ने पूछा था आपसे, इसलिए पूछा था कि आप तो बड़े ज्ञाता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये एक मेरा क्वेश्चन बता दो। वो नहीं आया, आपने कहा कि चल छोड़ अभी जा रहा हूं मैं, और ये इतने आसान क्वेश्चन मत पूछा कर, और आगे। लेकिन दिक्कत ये हो रही है पूरे रास्ते अभी सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन, कॉन्शियसली हटा दिया लेकिन अनकॉन्शियसली अभी भी उसके सॉल्यूशन में लगे हैं। आर्किमिडीज के साथ यही हुआ था, बाइंसी इफेक्ट जो उसने बताया कि तैरता क्यों आदमी, या कोई भी वस्तु पानी पे क्यों तैरती है। अब वो आर्किमिडीज जब उस पर काम कर रहे हैं तो वो उसको सॉल्यूशन अचानक से मिला, और कह रहे हैं या तो वो सो रहे थे उस समय या किसी और काम में बिजी थे, और अचानक से उठे और उसने बताया कि ये इसलिए होता है। कुछ ये भी मानते हैं कि उस समय वो बाथ टब में नहा रहे थे और इस तरह से अपने हाथों को मार रहे थे। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा इंक्यूबेशन स्टेज है उसमें व्यक्ति कॉन्शियसली टास्क को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, हटा देगा अपने सामने, अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचता रहता है। कई बार नींद में भी क्रिएटिविटी होते देखेगा, कई बार ऐसा नहीं होता, रीजनिंग में होता है, रीजनिंग में आप लगे हैं आधे घंटे से, सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, ये भी तरीका अपना ले, ये भी, फिर आपने क्या हुआ कि चलो यार मोबाइल पे खेल लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं, या फिर अचानक से क्लिक किया एक बार देना पेन कॉपी, और ये लगाया और आपका तुरंत हो जाता। वो इंक्यूबेटरी स्टेज थी। ठीक है, तो यहां पर ये है आइडियाज कम टू माइंड। फिर यहां इल्यूमिनेशन क्या है? इमरजेंस ऑफ कंसेप्ट, जॉयफुल मूवमेंट, अचानक से जो आपको याद आया ना, अचानक से क्लिक करता है, वो आपका इल्यूमिनेशन है, वो आपकी इंसाइट है, वो जॉयफुल मूवमेंट है, वो आहा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसी को यहां पर जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने क्या कहा है? आहा एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे आप करते हैं ना, बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप कौन सा हमारा? वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई में ये चेक किया जाता है कि जो हमने प्रिपरेशन की थी, जो प्रॉब्लम ली थी, क्या उसका सही सॉल्यूशन हो पाया है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो देन फिर से प्रिपरेशन करनी होगी, फिर से इंक्यूबेशन, और फिर से हमारा इल्यूमिनेशन, और फिर वेरिफिकेशन।
ठीक है, तो ये इस तरह से इस साइकिल में चलता रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। पहली स्टेज कौन सी है? प्रिपरेशन, जिसमें कॉन्शियसली काम करेगा। फिर यहाँ पर इंक्यूबेशन है, जिसमें कॉन्शियसली हटा देगा लेकिन उस आइडियाज के बारे में सोचता रहेगा। आइडियाज आते रहते हैं और अचानक से वो क्लिक करते हैं। ये कौन सी स्टेज है? हमारी इल्यूमिनेशन स्टेज है। अब इसको हम देखें, देखो, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्वे ऑफ रिलेवेंट वर्क, ये कर लेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेशन। इट इज ए स्टेज व्हेन द इंडिविजुअल कॉन्शियसली टर्न्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम बट अनकॉन्शियसली एंगेज्ड। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहां पर नो न्यू एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक। द इंडिविजुअल डज नॉट वर्क ऑन द प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस स्टेज, ही डज नॉट थिंक अबाउट इट ड्यूरिंग दिस स्टेज। द आइडियाज ऑफ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लीड्स द इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, वो आगे उसको लेके जाते हैं। फिर आती है उसमें कौन सी? इल्यूमिनेशन। हियर द इंडिविजुअल इज इल्यूमिनेटेड विद द नीडेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। दिस सॉल्यूशन कम्स इन हिज माइंड ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन, अचानक आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पहले धीरे धीरे आएगा। अभी मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई वो आइडिया आया क्या दिमाग में? नहीं सर, अभी तो चल रहा, आधे घंटे बाद आएगा, अभी तो 10% आया है, अभी 15%। ऐसे नहीं है, या तो है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर वेरिफिकेशन, दिस स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन इज फॉलोड बाय वेरिफिकेशन। इट इज नेसेसरी टू टेस्ट। अब ये टेस्ट करेंगे क्या कि जो हमारी डिफाइनिंग प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई है या नहीं हुई है। अब फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे? फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बच्चों को रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्री करें, यानी दबाव ना डालें, रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। तो फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी, जो भी आपके मन में आता है बतलाएं हमें। एनकरेज ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों के मौलिक विचारों को स्वीकार करें। मान लो बच्चा कई बार त्रुटियां भी करता है, मान लो कोई मॉडल बना के लाया, अब टूटा फूटा जैसा भी बनाया, अब हम क्या करें? हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी लेके आते हैं वो इतना अच्छा अट्रैक्टिव हो कि हम उसको स्कूल बिल्डिंग में और पेरेंट्स को दिखा सकें। इस चक्कर में सब पैसे दे के बाहर बनवा रहे हैं, बच्चे की ओरिजिनलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे। एक मॉडल बहुत अच्छा बच्चा अभी 5th क्लास का है, लेके आता है। आपको क्या लगता है कि 5वीं क्लास का बच्चा ऐसा बना सकता है? 5वीं क्लास का बच्चा उसको यहां तक सही सलामत ले आए, वही बहुत है। तो ओरिजिनलिटी को हम स्वीकार नहीं कर रहे। ओरिजिनलिटी को स्वीकार करेंगे तो फिर इससे क्या होगा? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उनका, और बच्चों में कुछ नहीं करने की अगर हम कहें एबिलिटी, वो भी डेवलप होगी। लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। कैसे? अगर मान लो बच्चा थोड़ा सा भी उसको अच्छे से नहीं बनाता है तो डिस्करेज करते हैं। ऐसे में बच्चा वहां पे क्या करता है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। वो ये मानता है कि दूसरे बच्चे उससे आगे निकल रहे हैं, वो मानता है कि कक्षा में वो पिछड़ रहा है। तो फिर वो काम को क्या करेगा? मम्मी पापा से हेल्प लेना स्टार्ट कर देगा या बाहर से करवाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे बात करें रिमूवल ऑफ हेजिटेशन एंड फियर। बच्चों के जो यहाँ पर झिझक है, जो भय है, उनको दूर करें। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड एटमॉस्फेयर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। एटमॉस्फेयर भी देना चाहिए। एटमॉस्फेयर यानी बच्चे वहां उस कक्षा में अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी मैं ऐसा दूं जिसपे वो अपने विचार रख सके। तो इस तरह का एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। आगे डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करें। जैसे अच्छी आदतों में क्या हो सकता है? बच्चों को चिंतन को बढ़ावा देना, आपस में आइडियाज को शेयर करना, ब्रॉड स्टडी हैबिट्स, ये सब क्या है? हमारे अच्छी आदतों के लिए है। आगे बात करें प्रोविजन ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से अपने आप को बच्चे एक्सप्रेस करें। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूँ, हाँ भाई काम क्यों नहीं किया? तो सर मैं बीमार था। चल बीमार होने की एक्टिंग करके दिखा दे एक बार। ठीक है, बीमार आदमी कैसे कैसे होते हैं, करते हैं, करो। अब वो डिफरेंट, अब वो खांसेगा उसमें, है ना, ठीक भी आएगी उसको, है ना। फिर वो आवाज को भी ऐसे करेगा, अपने शरीर को भी ऐसा करेगा। तो ये क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चे। ऐसा होना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज से उसको एक्सप्रेस करने का मौका दे। ठीक है, आगे बात करते हैं यूजिंग द क्रिएटिव रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो भी हमारे चारों तरफ संसाधन हैं उनको क्रिएटिव तरीके से यूज करने के लिए हम फोस्टर करें। अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करें।
बाधाएं कौन सी चीज आती है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए, फिर हमारा जो इवेल्युएशन सिस्टम है वो हमने बहुत रिजिड बना दिया, फिक्स कर दिया उसको, तो वो भी बाधा पहुंचा रहा है उसमें। फिर हम एक पर्टिकुलर सर्टेन एक आंसर चाहते हैं, ये लिखा है तो ठीक है। आगे बात करते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम। करिकुलम इस तरह से बनाए कि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े, इस तरह का बनाएं। हम हर स्टेज पे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े। तो हमारे समाज में इनका बच्चों का बाद में आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी ज्यादा दिखाई देगी। अब पहले की तुलना में कुछ चीजें तो भारत में हो रही है ना, तो हमारे करिकुलम में ये चीजें चेंज की हमने, इसलिए हो रही है। अब पहले क्या था हमारा, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक समय तक हमने कौन सी चीजें पढ़ी? हमने अपना एंशिएंट लिटरेचर पढ़ा, और उसमें क्या था, हमारे सिर्फ वो रिटिराई किताबें होती थी, नई चीज ऐड होती नहीं थी उसमें, काट छाट हम कर नहीं सकते, तो उसके बेस पे ही हम आगे बढ़ रहे थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरह वही चीजें पढ़ती आ रही थी। लेकिन अब हमें पाठ्यक्रम बच्चों की जरूरतें, समाज की जरूरतों के हिसाब से डेवलप करना होगा, और न सिर्फ डेवलप करना बल्कि उसमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी बढ़ावा देना होगा। आगे बात करें रिफॉर्म इन द इवेल्युएशन सिस्टम, ये बात कर ली हमने, इवेल्युएशन सिस्टम को रिफॉर्म, सुधार करें। एनकरेजमेंट ऑफ ब्रॉड स्टडी हैबिट्स, टीचिंग बाय एग्जांपल। एग्जांपल लें जितने हो सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि एग्जांपल लिए जाए। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं, दैनिक जीवन से, अपने जीवन से एग्जांपल लें, उसके लोकल एग्जांपल शामिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी हम एग्जाम्पल ऐसे व्यक्तियों के ले रहे हैं, ऐसे चीजों को शामिल कर रहे हैं जिनको बच्चों ने कभी देखा भी नहीं, कल्पित भी नहीं कर सकते, उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा है ना? तो जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो एग्जाम्पल से पढ़ाएं। क्रिएटिंग एनकरेजिंग एनवायरमेंट, एनकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, एनकरेज सेल्फ ट्रस्ट। बच्चों में सेल्फ ट्रस्ट, आत्मविश्वास है ना उनकी, फिर यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दे। रिवार्डिंग क्रिएटिव अचीवमेंट और आइडियाज, यदि बच्चा मान लो क्रिएटिव आइडिया देता है, तो वहां पे कल जैसे हम एक राउंड ले रहे थे, एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक बच्चे को बड़ा ऐसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने, क्या हुआ, उस बच्चे ने पेशेंट की हिस्ट्री को बड़े ईमानदारी से लिखा था। यानी कुछ जो होशियार बच्चे होते हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं, उसने उसी रूप में लिखा जैसे उसने बताया था। तो टीचर ने, प्रोफेसर ने उसको बड़ा तारीफ की कि तूने वही लिखा जो उसने बताया है, मैं इस बात से खुश हूं। तो ये है ओरिजिनलिटी को बढ़ावा देना। इससे जब वो बाद में लिखेगा कभी, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, वो कोशिश करेगा कि ओरिजिनल ही लिखो, और ओरिजिनल लिखेगा तो फिर वहां पे डायग्नोज करना भी आसान है और ट्रीटमेंट देना भी आसान है। आगे यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, है ना। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? अपने मस्तिष्क में जितने ज्यादा मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं विदाउट एनी बैरिगेटिंग, आप लेके आइए। ये मत सोचिए कि मैं क्या सोचूंगा, ये मत सोचिए कि ये यूजफुल होगा या नहीं होगा, ये भी मत सोचिए कि ये लाभ पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, लेके आना है, ठीक है। तो यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, यूज ऑफ टीचिंग मॉडल्स, टीचिंग मॉडल का यूज करें, यूज ऑफ गेमिंग टेक्निक। अब आगे आउट ऑफ द बॉक्स जो मैंने बात की थी कि लीग से हटके थोड़ा सोचें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग ये ऑसबर्न ने दिया था कंसेप्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग is a technique for generating ideas in a group setting which involves individuals saying everything that comes to mind about a topic without self censorship or inhibition। कोई अपनी तरफ से भी सेंसरशिप आपको नहीं लगानी है, कोई नहीं लगानी है किसी भी तरह की। ये नहीं सोचना है कि ये ठीक है गलत है, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ठीक है, ये बच्चों वाला आइडिया हो गया, ये तो बहुत बचकानी बात होगी, ऐसा नहीं सोचना है, जो भी आता है बोल दें बस। आगे टिप्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, जनरेट एज मेनी सॉल्यूशन एज पॉसिबल विदाउट इवेलुएटिंग। आगे बात करें डिसाइड ऑन क्राइटेरिया फॉर जजिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन, यूज देयर क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। भाई मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे, जैसे मान लो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं मैं, अब उसमें मल्टीपल आइडियाज आए, फिर इनमें से बेस्ट चूज करें कि ये बेस्ट है और उसको यूज करें, ठीक है। तो ये हमें होना चाहिए, डिसाइड ऑन क्राइटेरिया फॉर जजिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन, किससे जल्दी और अच्छा समाधान हमें मिल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं क्रिएटिविटी टेस्ट में, ये कुछ क्रिएटिव टेस्ट हैं लाइक मिनीसोटा टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, एक पर्सनैलिटी का भी है मिनीसोटा MMPI, बहुत अच्छा टेस्ट है, मेरे पास है, 567 आइटम होते हैं उसमें, 2-3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं ऐसा करने में।